नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईएमआरएस में जो टीजीटी और पीजीटी की साइंस की आपकी जो पोस्ट हैं उनकी मंडे से क्लास स्टार्ट करने की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री है वो मैडम करवाएंगी। तो आप एक बार मतलब इस क्लास को ज़रूर देखें जो मैम ने अभी लगाई है। आपको किस प्रकार की लगती है क्लास, प्रतिक्रिया ज़रूर दें, नीचे कमेंट करें। यूट्यूब पर ही पूरी की पूरी क्लास है वो आपकी रहेगी। इसके अलावा यदि आप मतलब 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस की बुक है वो पढ़ना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो कि सीटेट, रीट या अन्य टीजीटी की जो भी भर्ती आती है उसके लिए मतलब कारगर रहती है। तो 6 से 10 यदि आप साइंस पढ़ना चाहें तो वो भी बताना। और ईएमआरएस के लिए टीजीटी पीजीटी जो आपका साइंस का सिलेबस है 11वीं 12वीं का, वो कंप्लीट लाइन टू लाइन करवाया जाएगा। जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का है वो 11वीं 12वीं की बुक। तो आप ये मैम की डेमो क्लास है वो ज़रूर देखना और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। फिर आपकी मंडे से क्लास है वो कंटिन्यू इसी यूट्यूब चैनल पर अपने द लर्नर पॉइंट पर शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए मैम की क्लास है वो कंटिन्यू आप देखिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अभी एकलव्य क्लासेस में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसके लिए मैं आपको 11th-12th की एनसीईआरटी रीड करवाऊंगी, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 11th-12th से ही पेपर बनेगा। तो अपने पूरी 38 चैप्टर, 22 चैप्टर क्लास 11th के एंड 16 चैप्टर क्लास 12th के, टोटल करके 38 चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और ये इतनी बेनिफिशियल, जितनी टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस बेनिफिशियल हैं, उतनी ही नीट 2024 के लिए हैं। तो अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अपने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, कोशिका जीवन की इकाई। सबसे पहले इसके अंदर अपने एक बात उठती है कि कोशिका क्या होती है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसकी जो भी बढ़ने का मटेरियल है वो क्या है, एक सेल ही है। बढ़ने का मटेरियल इन द सेंस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। ये सेल्स काफ़ी जुड़ती जाती हैं और एक मल्टी सेलुलर एनिमल की फॉर्मेशन हो जाती है। आओ इसको रीड करते हैं लाइन टू लाइन। कोशिका जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव एवं निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे, अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। इस पैरे का मतलब ये है कि एक तो लिविंग सेल्स होती हैं और एक नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। जिनके अंदर सेल प्रेजेंट है उन्हें अपने लिविंग सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है उन्हें अपने क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का आप अपने आसपास एग्जांपल देख सकते हो, प्लांट, एनिमल्स। और नॉन लिविंग का भी अपने आसपास एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल। ये सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो इस पैरे में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होएगा। नेक्स्ट, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हमारे जैसे का मतलब क्या है, ह्यूमंस। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो ये दो पैरों में तो इतना ही पता लगा है कि एक लिविंग सेल होती है, एक नॉन लिविंग सेल होती है, एक यूनिसेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर होती है। आगे, कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका क्या है इसके बारे में देखना है।
कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जिनके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस अर्थ पे फ्रीली रह सकते हैं, किसी पे डिपेंड हुए बिना भी अपना फूड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। जैसे प्लांट है वो अपना फूड क्या बना लेते हैं? खुद बना लेते हैं। और वो फूड को कौन खा लेता है? एनिमल्स खा लेते हैं। तो एनिमल्स है वो प्लांट पर किसी ना किसी रूप से तो निर्भर ही है फूड की फॉर्म में, पर एनिमल्स खुद वर्क कर लेते हैं, खुद घूम फिर सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि किसी के अंदर सेल ही नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, और वो क्या नहीं रह सकता? स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसीलिए कहते हैं कि सेल क्या है? हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल कैसे? कि उसने हमें क्या दी है? स्ट्रक्चर दी है। आज अपने ह्यूमन बॉडी को देखो, उसको एक स्ट्रक्चर अलग शेप में मिली हुई है। आप डॉग को देखो, कैट को देखो, उनकी शेप दी है, वो किसने दी है? भाई सेल ने दी है। और एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होगी। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो मेरे हिसाब से आप ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, और जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप बुक साथ में रखा करो। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। किसी बुक में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक भी दिया होता है, कोई चक्कर नहीं, अपने को ल्यूवेनहोक नाम याद रखना है। ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल देखी थी, सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, वो किसने देखी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। किसने देखी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी या डेड सेल सबसे पहले किसने देखी थी, तो आप क्या लगाओगे आंसर? रॉबर्ट ब्राउन। क्या लगाओगे? सॉरी, रॉबर्ट हुक। क्या लगाओगे? मैं रिपीट कर देती हूँ। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि सेल की डिस्कवरी या डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो आपको लगाना है रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। यदि आ जाए लिविंग सेल या बैक्टीरिया सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक लगाना है। यदि पूछ ले कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेंटर में होता है, प्लांट में थोड़ा साइड में होता है, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको आंसर लगाना है रॉबर्ट ब्राउन। क्या लगाना है? रॉबर्ट ब्राउन। एक तो आपको याद रखना है ल्यूवेनहोक, और एक आपको क्या याद रखना है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के बाद केंद्र की खोज की गई। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेंच व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका है। इसके अंदर ये दो पॉइंट ही थी, एक ल्यूवेनहोक वाला इंपॉर्टेंट था और एक रॉबर्ट ब्राउन वाला था। आगे चलते हैं। उसके बाद आई है सेल थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था शेलिडन एंड श्वान। क्या नाम था? शेलिडन एंड श्वान। जो शेलिडन थे वो वंशपतिक शास्त्री थे, और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक प्लांट्स पे वर्क कर रहे थे और एक किस पे कर रहे थे? एनिमल्स पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838-1839 के बीच में। उन्होंने कहा था कि जो भी लिविंग सेल्स हैं वो किससे फॉर्मेट होती हैं? सेल्स ही होती हैं। एक स्टेटमेंट तो उनका ये था। सेकंड स्टेटमेंट उनका ये था कि जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सारा समझ आ रहा होगा कि नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल के डिवीजन से बनेगी, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास खुद की सेल होगी। अब इस सेल थ्योरी को अपने रीड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसको रीड करने से पहले एक बात और बता दूं, इसी सेल थ्योरी के अंदर एक वर्ड आएगा रुडोल्फ
विर्चो। उसने एक वर्ड दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या वर्ड दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये कई बार नीट एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है कि ये वर्ड किसने दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। और इसका मतलब क्या है कि नई सेल्स किससे बनी होती हैं? पुरानी सेल्स। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। 1838 में जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि ये कैसे वैज्ञानिक हैं? वनस्पतिक वैज्ञानिक हैं। कौन? शेलिडन। ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे उत्तक टिश्यू वर्ड आ गया। टिश्यू या उत्तक क्या होते हैं? जिनके अंदर सेम शेप साइज फंक्शन की सेल्स हैं, वो मिलकर वर्क करती हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिका के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के एक बाहर पतली परत मिलती है जिसे आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी अच्छा मिल गया। शेलिडन श्वान ने सेल थ्योरी तो दी है, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया था? हमारे श्वान भाई साहब ने, जो कि क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक जूलॉजिस्ट। इस वैज्ञानिक ने इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। इसने अब देखो सेल वॉल के बारे में भी हमें बता दिया। तो क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, सेल वॉल वाला, और क्या हो गए? टिश्यू वर्ड आया इसमें, और शेलिडन श्वान का नेम आया है। जो इसकी विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता? उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्होंने बताया था कि कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी क्या ले लो? प्लांट ले लो, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, उनकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल या सेल के प्रोडक्ट